ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। 67 के समय से हम देख रहे हैं, तब से लेकर अब तक जो है ये नक्सलवाद मिटने की बजाय बढ़ता गया और वो जो रेड कॉरिडोर था वो फैलता चला गया। और उसको मात्र अगर हम 2014 से देखें तो 10 से 12 साल के अंदर, और अगर अमित शाह जी के प्लान को देखें तो 2 साल के अंदर उसको ना सिर्फ वो सिमट गया बल्कि पूरी तरह खत्म हो गया। वो रोड मैप क्या था? इनकी स्टेट कमेटीज, इनकी जिला कमेटियां, इनके जो पूरा का पूरा ढांचा था, संगठनात्मक ढांचा था, वो या तो मारा जा चुका है या समर्पण कर चुका है या जेलों के भीतर बंद है। पर वस्तु स्थिति यह है कि एक निश्चित तारीख से पहले ही माओवाद की कमर पूरी तरीके से तोड़ दी गई, ध्वस्त कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे जिसमें माननीय प्रधानमंत्री की हत्या करने का षड्यंत्र भी सम्मिलित था। उस दौर में ये समझ लिया गया होता कि कलम वाले माओवादी भी उतने ही खतरनाक है, बल्कि 2004 में माओवादियों का एक डॉक्यूमेंट आया था शहरी पर्सपेक्टिव के नाम से। वो जो डॉक्यूमेंट है वो साफ तौर पे ये स्पष्ट करता है कि अंततः लड़ाई शहरों तक जाएगी ही जाएगी। जंगल में रह करके, केवल बंदूक लेकर के छोटे से क्षेत्र में भटकते रह करके वो कभी भी लाल किले पर लाल निशान लगाने के उनके सपने को पूरा कर ही नहीं सकते। पूरी की पूरी नक्सल इकोनॉमी कैश इकोनॉमी थी, कैश इकोनॉमी है, क्योंकि वहां पर डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल ट्रांजैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, वो जिस तरीके की इकोनॉमी है। और तब जब अचानक एक रात प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से ये नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, आप समझ सकते हैं कि कितना डंप, कितने करोड़ों रुपए जो है नक्सलियों के बर्बाद हो गए। उनका पूरा का पूरा तंत्र उस एक रात ध्वस्त हो गया था। कि हम ये लड़ाई जमीन पर शायद जीत भी जाते, लेकिन हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिल्ली में ये लड़ाई हारे हैं। ये बड़े बड़े शहरी नक्सली जो कि जल जंगल जमीन की बात करते हैं, उनके लिए वहां BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां चलाता था, क्योंकि ये जल जंगल जमीन की बात करने वाले छोटी मोटी गाड़ियों में चल नहीं सकते थे। कौन लिखेगा उस लड़की के बारे में जिसके नाखून पर जब पहली बार नेल पॉलिश रखी तो वो भावुक हो गई। ये मानवाधिकार के वास्तविक हनन है। वसव राजू जब मारा गया तो उसकी एक डायरी मिली, उस डायरी में लिखा हुआ था कि प्रिय कॉमरेड जाओ छुप जाओ, DRG आपको मार देगी। कि अगर हम ये चाहते हैं कि माओवाद विचारधारा के तौर पर भी समाप्त हो, तो आज जितना ये कुचल दिए गए हैं उससे अधिक इनको कुचले जाने की जरूरत है। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नक्सलवाद एक ऐसा नासूर जिसने भारत को कई दशकों से जकड़े रखा था, और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक प्रण लिया था कि वो नक्सलवाद को जड़ से मिटा के रहेंगे, जिसकी डेडलाइन दी थी 31 मार्च 2026 जो आ गई है। और इस डेडलाइन के साथ ही उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में ये ऐलान भी कर दिया कि भारत लगभग नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। और अगर उन्होंने ये बात कही है तो आंकड़ों के साथ कही है, तथ्यों के साथ कही है, प्रमाणों के साथ कही है। और साथ ही साथ उन्होंने लोकसभा में ये भी बताया कि इतने दशकों से नक्सलवाद से भारत मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा था। कहने को ये अजीब लगेगा कि क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है इसलिए विपक्ष पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन जो तथ्य उन्होंने सामने रखे वो स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि अगर आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तो आप 10 साल में भी उस नासूर को खत्म कर सकते हैं जो पिछले 70 साल से देश की जड़ें खोखली कर रहा था। और इसको तथ्यात्मक तौर पे उन्होंने रखा। इंदिरा गांधी पर नक्सली विचारधारा को राजनीतिक संरक्षण देने के आरोप लगाए, राहुल गांधी पर आरोप लगाए जिस तरह से वो नक्सलियों को बढ़ावा देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनके ट्वीट का भी जिक्र किया। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल के आई है और एक प्रश्न जो सामने निकल के आया है कि नक्सलवाद के जितने नक्सली थे उन्होंने या तो सरेंडर कर दिया, मारे गए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या वो विचारधारा खत्म हो पाएगी? क्योंकि जब तक विचारधारा रहेगी ये जो नक्सली हैं ये समय समय पर ऊपर आते रहेंगे। एक ऐसा कह सकते हैं ना कि जैसे ही उनके हिसाब से माहौल बनेगा, आज क्योंकि सरकार सख्त है तो हो सकता है छुप गए हो, लेकिन इस विचारधारा को कैसे ख़त्म किया जाए, इसी पर आज करेंगे चर्चा। टू द पॉइंट बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ लेखक राजीव रंजन प्रसाद जी, जिन्होंने कम से कम 26 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से 16 से 17 सिर्फ नक्सल से संबंधित लिखी हैं। और उनकी एक और नई पुस्तक है 13 राज नहीं आएगा रे, जो कि नक्सल पे ही है, नक्सलवाद पे ही है। इसकी भी हम बात करेंगे। और आज क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसमें इनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता, तो राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमने देखा था कि जब
24 में 2024 में अगस्त में गृह मंत्री अमित शाह ने ये डेडलाइन दी थी कि 31 मार्च तक खत्म कर दिया जाएगा नक्सलवाद। एक बार तो लग रहा था कि क्या ये संभव है, वो नक्सलवाद जिसकी जड़ें सिर्फ नक्सल पीड़ित एरिया जो हम कह सकते हैं प्रभावित एरिया वहाँ तक नहीं थी, शहरों के अंदर जो अर्बन नक्सल बैठे हुए थे वो उन्हें कैसे पोषित कर रहे थे, उनकी फंडिंग कैसे हो रही थी, एक बहुत बड़ा नेक्सस था। उसको 2 साल के अंदर ख़त्म करने का प्रण लेना, तब लग रहा था क्या ये संभव हो पाएगा। लेकिन आज जो तस्वीर दिख रही है वो ये साफ बताती है, हम आगे आंकड़े भी बताएंगे कि हाँ, नक्सलवाद अब पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो चुका है। आत्मसमर्पण करते हुए नक्सली हम पिछले कई महीने से लगातार देख रहे हैं। जो नहीं कर रहे थे उन्हें बंदूक की गोली से हमने मरते हुए भी देखा है। और आज वाकई में जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर जो था वो काफ़ी हद तक मुक्त हो चुका है, लगभग ख़त्म हो चुका है। सबसे पहली बात तो यह है, आपको लगता है कि जो बात अमित शाह जी कर रहे थे ख़त्म तो हो गया, लेकिन विचारधारा का क्या, जो सबसे बड़ी बात कही गई है? सबसे बड़ी बात ये कि जब अमित शाह जी ने ये घोषणा की थी, एक तारीख दे दी थी कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, तो बस्तर क्षेत्र में रहने वाले मेरे जैसे बहुत से लोग या जिन्होंने माओवाद पर काम किया या थोड़ी भी समझ रखते हैं, उनके लिए भी ये बहुत आश्चर्यजनक घोषणा थी। किसी को भी ये भरोसा था ही नहीं कि माओवाद जड़ से समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इस अविश्वास के बावजूद, क्योंकि हमने देखा है कि माननीय गृह मंत्री जी ने या वर्तमान सरकार ने जो पिछले दिनों घोषणाएं की, चाहे वो धारा 370 हो या ऐसी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं जिनके बारे में हम कभी कल्पना ही करते थे कि भारत की राजनीति में ऐसा भी कोई निर्णय लेने वाला आएगा जब ये चीज़ें भी संभव हो पाएंगी। तो माओवाद को लेकर जब घोषणा हुई कि माओवाद इस तारीख तक, एक निश्चित तारीख तक समाप्त कर दिया जाएगा, तो आश्चर्य होते हुए भी हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि सरकार की आगे की रणनीति होगी क्या। लेकिन आज बड़ा आश्चर्य होता है कि जो इनका संगठनात्मक ढांचा है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। इस समय कोई भी महासचिव नहीं है। महासचिव वसवा राजू के मारे जाने के बाद कोई भी महासचिव नहीं रहा। इनका जो पोलित ब्यूरो सदस्य हैं जितने भी, या तो मारे जा चुके हैं या फिर सरेंडर कर चुके हैं। जो इनके सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे मारे जा चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं। इनकी स्टेट कमेटीज, इनकी जिला कमेटियां, इनके जो पूरा का पूरा ढांचा था, संगठनात्मक ढांचा था, वो या तो मारा जा चुका है या समर्पण कर चुका है या जेलों के भीतर बंद है। ऐसी स्थिति में जो पूरी देखिए, ये एक पूरी जैसे राजनीतिक संगठन होते हैं वैसे ही ये एक आतंकवादी संगठन होते हुए भी इसके पीछे विचारधारा का पोषण था। इसके कारण ये एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के रूप में हमारे सामने विद्यमान था जिसमें महासचिव से लेकर के फुट सोल्जर्स तक ये पूरी एक संरचना विद्यमान थी और एक पैरेलल गवर्नमेंट, एक पैरेलल गवर्नमेंट। आज फुट सोल्जर्स तो कुछ बचे हुए हैं लेकिन संरचना समाप्त हो गई है। तो संरचना के अभाव में हम इस जो फुट सोल्जर्स हैं उनको माओवादी संरचना या माओवाद का अस्तित्व नहीं कह सकते, क्योंकि माओवादी होने के लिए उस पूरी की पूरी संरचना का विद्यमान होना भी जरूरी है। इसलिए क्योंकि वो संरचना ध्वस्त हो गई, इसलिए इस समय छुटपुट पॉकेट्स में कुछ लोग बंदूक लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ लोग अपनी विचारधारा के प्रति इतने अधिक प्रतिबद्ध रहे कि उनको ये लगता है कि या तो मार दिया जाए या हम जंगल के भीतर ही रहेंगे। ये लोग आज माओवादी नहीं कहे जा सकते क्योंकि अब वो उस संरचना का हिस्सा नहीं है। वो उनकी छुटपुट रूप से व्यक्तिगत लड़ाई जैसी रह गई है। वो उनका अपना व्यक्तिगत मनोविज्ञान है कि नहीं, अभी मैं बंदूक नहीं छोड़ूंगा या मुझे बंदूक नहीं छोड़ना है। पर वस्तु स्थिति यह है कि एक निश्चित तारीख से पहले ही माओवाद की कमर पूरी तरीके से तोड़ दी गई, ध्वस्त कर दिया गया। उनका पूरा जो आप बता रहे स्ट्रक्चर, उनके जो लीडर्स हैं वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसा क्या रोड मैप ये सरकार लेकर आई थी कि जब कांग्रेस की सरकार रही या इससे पहले भी, जब से हम नक्सलवाद देख रहे हैं, 67 के समय से हम देख रहे हैं, तब से लेकर अब तक जो है ये नक्सलवाद मिटने की बजाय बढ़ता गया और वो जो रेड कॉरिडोर था वो फैलता चला गया। और उसको मात्र अगर हम 2014 से देखें तो 10 से 12 साल के अंदर, और अगर अमित शाह जी के प्रण को देखें तो 2 साल के अंदर उसको ना सिर्फ वो सिमट गया बल्कि पूरी तरह ख़त्म हो गया। वो रोड मैप क्या था जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई और ये करके दिखा दिया इन्होंने। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी बात आपने जो भूमिका में भी कही कि वैचारिक लड़ाई भी है ये साथ साथ। जो इससे पहले ये था कि विचारों को तो
संरक्षण मिल रहा था, और बंदूक को आप उंगली उठा रहे थे कि ये बंदूक लेकर लड़ रहे हैं, बंदूक वाली लड़ाई ठीक नहीं है। दरअसल कभी भी इस बात को समझा ही नहीं गया कि वैचारिक स्तर पर जो लड़ रहे हैं और बंदूक लेकर के जो लड़ रहे हैं, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक आप दोनों ही पक्षों को टारगेट नहीं करेंगे, इतना ही नहीं, इनका लीगल सिस्टम भी है जो कि अपराधियों को संरक्षित करने के लिए लगातार न्यायिक लड़ाइयां भी लड़ता रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक तंत्र विद्यमान था। इस तंत्र को ठीक तरीके से चोट करने की आवश्यकता थी, इसके हर कोण पर चोट करने की आवश्यकता थी। तो आज सरकार ने केवल ये नहीं किया कि बंदूक वाले नक्सलियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयां की, किंतु इसी सरकार ने, आपको याद होगा भीमा कोरेगांव का प्रकरण, जिस समय जितने भी नामचीन थे, चाहे वो वरवरा राव हो, चाहे वो सुधा भारद्वाज हो, चाहे वो फरेरा हो, चाहे वो गौतम नवलखा हो, एक पूरा का पूरा जो नेटवर्क था, इस नेटवर्क के साथ में बड़े बड़े नामचीन जो है वो पकड़ में आए, और यह भी सिद्ध हुआ कि ये एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री की हत्या करने का षड्यंत्र भी सम्मिलित था जी। मतलब कि माओवाद इस स्तर तक इतने अधिक अपने आप को निर्भीक समझ रहा था कि शहरी तंत्र जो है ये मान करके चल रहा था कि हम देश में इतनी बड़ी घटना कर देंगे, हम हिला करके रख देंगे तंत्र को, और तब हम ये बताएंगे कि हम एक बेहतर विकल्प है। समझता हूँ यहाँ पर जो है ये व्यवस्था अपना सामना नहीं कर पा रही, और हम जो है एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ रहे। लोकतंत्र को इतनी बड़ी क्षति, इतनी बड़ी हानि पहुंचाने के लिए ये सारे लोग तत्पर थे, और आज भी वो कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, ये लड़ाई चल रही है। लेकिन आप देखें कि उस तंत्र के उजागर होने के बाद केवल सरकारी तौर पर ही नहीं, देश भर में एक बहस हुई। इस बहस में ये सामने आया कि ये माओवादी किस तरीके से हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मनमोहन सिंह बहुत पहले कह चुके थे कि माओवाद हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन तब ये नहीं समझा गया कि इस माओवाद में कलम वाले माओवादी भी सम्मिलित हैं। अगर उस दौर में ये समझ लिया गया होता कि कलम वाले माओवादी भी उतने ही खतरनाक है, बल्कि ये 2004 में माओवादियों का एक डॉक्यूमेंट आया था शहरी पर्सपेक्टिव के नाम से। वो जो डॉक्यूमेंट है वो साफ तौर पे ये स्पष्ट करता है कि अंततः लड़ाई शहरों तक जाएगी ही जाएगी। जंगल में रह करके, केवल बंदूक लेकर के छोटे से क्षेत्र में भटकते रह करके वो कभी भी लाल किले पर लाल निशान लगाने के उनके सपने को पूरा कर ही नहीं सकते। अगर उनको उस सपने को पूरा करना है तो शहर के भीतर तक तो जाना ही पड़ेगा। तो क्या हमको आज हम ये सोच सकते हैं कि शहरी तंत्र के बिना, शहरी सपोर्ट के बिना, शहरी एक पूरा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना वो ये लड़ाई को जारी रख सकते थे या रख पाते? सवाल ही नहीं था। उनके लिए पत्रकारों ने लेख लिखे, उनके लिए लेखकों ने किताबें लिखी, उनके लिए धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों ने जगह जगह पर, ऐसे ही थोड़ी कि हिड़मा मारा जाता है और दिल्ली में जो है लाल किले पे पहुंच जाते हैं, इंडिया गेट पे प्रदर्शन करने लगते हैं। ऐसे थोड़ी कि 76 जवान मारे जाते हैं और एक विश्वविद्यालय में जो है जश्न मनाया जाता है। ये सब अनायास नहीं हो रहा था। ये सब ऐसे ही नहीं था कि किसी की स्वतः स्फूर्त जो है प्रेरणा जगी और वो जो है विरोध करने या चौराहों पर चला आता है। इन सब के पीछे एक योजनाबद्ध साजिश लंबे समय तक चली आ रही थी, जिसको कभी किसी ने एड्रेस किया ही नहीं। इसको पहली बार इस सरकार ने एड्रेस किया, और इतनी खूबसूरती के साथ एड्रेस किया कि जब फोर्स ने बंदूक वाले नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया तो कलम वाले नक्सली चुपचाप खड़े रह गए, किम कर्तव्य विमूढ़। वो कुछ कर नहीं पाए। वो उनके बचाव में न लेख लिख सके, न सामने आ सके, न प्रदर्शन कर सके, न आपको मैं याद दिलाता हूँ 2005, 6, 7, 8, 9 बस्तर में सलवा जुड़ुम का दौर था। बिल्कुल, वो गृह मंत्री जी ने भी सलवा जुड़ुम और सलवा जुड़ुम के बाद की परिस्थितियां, क्यों बंद हुआ, उसके बंद होने के क्या परिणाम थे, उसको लोकसभा में बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया। यहाँ पर मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए माननीय गृह मंत्री जी का, क्योंकि देश ने इस बात को या इस चर्चा को जाना ही नहीं। आज हम इस परिचर्चा के माध्यम से ये पूरा देश परिचित हो रहा है कि नक्सलवाद कितनी बड़ी विभीषिका थी। कांग्रेस के ही लीडर थे और वो बेचारे पूरा वहां पर सलवा जुड़ूम को उन्होंने एक तरह से बल दिया था, और उनकी किस तरह से हत्या की गई, और उसी कांग्रेस सरकार ने क्या किया उस समय। ये एक ऐसा जो लोगों को लगता है कि भाई गृह मंत्री अमित शाह हैं और विपक्ष पे ये लोग जानबूझ के कांग्रेस पे निशाना साधते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा तथ्यों को देखेंगे तो ये तथ्य आपको मिल जाएंगे। ये तो अभी जो बता रहे राजीव जी बहुत पुरानी बात भी
भी नहीं है। आप जाके देखेंगे और आपको पता चलेगा महेंद्र कर्मा जी जो थे उनके साथ उनको कितनी निर्दयता से मारा गया था। कांग्रेस के थे, सलवा जुडूम को लेकर चल रहे थे और उस समय कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा था आपने देखा होगा। जो आपने एक बात बोली ना, ये हमने जो अभी बात की या अमित शाह जी भी जो बोल रहे थे, एक सिस्टम था, ठीक, वो सिस्टम ऐसा नहीं है कि 14 के बाद जब सरकार आई है, सरकार ने निर्णय लिया, विचारधारा की लड़ाई तो थी ही, लेकिन वो सिस्टम एक्टिव था। आपको लगता है कि जो भीमा कोरेगांव वाला केस हुआ था और उसमें ये जो बुद्धिजीवी वरवरा राव और सुधा भारद्वाज इन सबको जो गिरफ्तार किया गया था और वो जो एक्सपोज हुए थे, एक दबाव जो शहरी नक्सलियों पे बनना चाहिए था, अर्बन नक्सलियों पे, वो वहाँ से बनना शुरू हुआ था। क्योंकि इससे पहले जब जब इस तरह की घटनाएं होती थी, ये पहुंच जाते थे जंगलों में, इनको विक्टिम बताते थे, यहाँ आके आर्टिकल लिखते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ये बात लेकर जाते थे। वो चीज़ उसके बाद से नहीं हुई, क्योंकि इसको कंट्रोल कैसे किया गया, ये जो कलमधारी नक्सली थे इनको कंट्रोल करना, और दूसरा इनकी जो फंडिंग होती है, बिना फंड के काम नहीं चलता, ये हर कोई जानता है, और सबसे रीढ़ होती है फंडिंग, उसको कैसे इस सरकार ने कंट्रोल किया जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई। देखिए थोड़ा सा और पहले चलते हैं, जहाँ नोटबंदी तक मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूँ। नोटबंदी को लेकर के बहुत सारे विमर्श हुए। अभी हाल में धुरंधर पे फिल्म के कारण ये फिर से एक बार चर्चा में है कि नोटबंदी ने किस तरह आतंकवाद के एक पूरे तंत्र को एक्सपोज किया या एक पूरे तंत्र को ध्वस्त करने में उसकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन यहाँ पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ बस्तर में, पूरी की पूरी नक्सल इकोनॉमी कैश इकोनॉमी थी, कैश इकोनॉमी है, क्योंकि वहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल ट्रांजैक्शन पॉसिबल ही नहीं, वो जिस तरीके की इकोनॉमी है। और तब जब अचानक एक रात प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से ये नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, आप समझ सकते हैं कि कितना डंप, कितने करोड़ों रुपए जो है नक्सलियों के बर्बाद हो गए, उनका पूरा का पूरा तंत्र उस एक रात ध्वस्त हो गया था। उसके बाद इन्हीं माओइस्टों ने उस ग्रामीणों को कुछ कुछ रुपए देकर के किसी तरीके से उसको कैश को कन्वर्ट कराने की कोशिश की, लीगल कराने की कोशिश की, नई करेंसीज को लेने की कोशिश की। लेकिन जितनी बड़ी उनकी इकोनॉमी थी, प्योरली कैश इकोनॉमी, उतनी बड़ी इकोनॉमी को वो फिर से रिवाइव करना उनके लिए पॉसिबल रहा ही नहीं। वहाँ से लेकर के हम आते हैं, आपने भीमा कोरेगांव का उदाहरण दिया, केवल भीमा कोरेगांव ही नहीं, जितने भी एनजीओ नेटवर्क थे, उस नेटवर्क को जिस तरीके से सरकार ने लगातार लगाम लगाने की कोशिश की, उनकी फंडिंग के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा, इसके कारण भी ये हुआ कि जो माओवादियों तक और माओवादी समर्थकों तक पहुंचने वाला पैसा था, उसमें भी एक तरीके से अंकुश और लगाम मिल गई। तो ये जो पूरा का पूरा तंत्र है, उसका एक अर्थशास्त्र भी था। तो एक और, क्योंकि शहरी माओवादियों को आपको कंट्रोल में करना है, तो उनके अर्थशास्त्र को कंट्रोल में करना पड़ेगा। मैं आपको ये पुस्तक जो आपने दिखाया, इस पुस्तक की, क्योंकि इसमें मैंने माओवादियों के साक्षात्कार लिए हैं और उन साक्षात्कारों के आधार पर ये पुस्तक लिखी है, तो उसमें शहरी तंत्र को उजागर करने वाले एक माओवादी ने बताया कि कलकत्ता में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जो शहरी माओवादी हैं वहाँ पर आते थे अपनी मीटिंग्स करने के लिए, लेकिन ये मीटिंग करने का तरीका उनका बड़ा अच्छा होता था। सेमिनार का बहाना होता था, उस सेमिनार में लोग इकट्ठे होते थे, और आप सेमिनार हो रहा है तो सेमिनार पे आप प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकते, कोई आप इलीगल तो है नहीं, इलीगल तो है नहीं, आप सेमिनार कर रहे हैं, और सेमिनार कोई समाज शास्त्र के विषय पे होगा, कोई इतिहास के विषय पे होगा, कोई अर्थशास्त्र के विषय पे होगा, कोई विज्ञान के विषय पे होगा। आपके लिए विषय भी बिल्कुल चुनिंदा है, आप उन विषयों पर खूब सेमिनार कीजिए, किसने रोका है? लेकिन इसी बहाने जो है इनकी बैठकें आराम से हुआ करती थी। मैं तो इस बात का अंदेशा रखता हूं कि ये जो ऊपरी कैडर है, जिसमें हम महासचिव कहते हैं, जिसमें हम क्या कहना चाहिए, पोलित ब्यूरो सदस्य कहते हैं, सेंट्रल कमेटी सदस्य कहते हैं, मुझे इस बात का अंदेशा है कि शहरी नक्सलियों के भीतर भी इनका कोई अघोषित तंत्र विद्यमान रहा होगा। कई सफेद पोश जिनको कि हम महासचिव के नाम से, पुलिस ब्यूरो या सेंट्रल कमेटी मेंबर के नाम से नहीं जानते, ये अघोषित रूप से या उनके दस्तावेजों में या उनके द्वारा चिन्हित इन पदों पर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक थिंक टैंक के बिना बंदूक का जो पूरा सिस्टम ऐसे ही रन कर रहा था। हिडन आइडेंटिटी। मैंने माफ कीजिएगा, वेणुगोपाल जो है पुलिस ब्यूरो सदस्य है, इस समय गढ़चिरौली में है। मैं उनसे साक्षात करने के लिए, इस किताब के लिए मैं उससे साक्षात करने के लिए गया था। मैंने उसके सामने यही प्रश्न रखा कि आज वो शहरी नक्सली कहाँ हैं जो आपके पक्ष में खड़े होते थे।
हम जब बात कर रहे थे तो मैंने सलवा जुर्म के विषय में भी बात की थी। उस दौर में जो पुलिस एक्शंस हो रहे थे उसके खिलाफ देश भर में बल्कि विदेशों तक में नैरेटिव बनाए जा रहे थे, बड़े बड़े मंचों पर बात उठाई जाती थी। महेंद्र कर्मा ने मुझसे कहा था कि हम ये लड़ाई जमीन पर शायद जीत भी जाते, लेकिन हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिल्ली में ये लड़ाई हारे हैं। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने वाले एक दौर में बहुत सक्रिय थे। आज अचानक क्या हुआ कि वही काम हो रहा है। उस दौर में एसपीओ का विरोध चल रहा था क्योंकि सरकार ने जो माओइस्ट सरेंडर कर रहे थे, जो माओइस्ट मुख्यधारा में लौट आए थे, उनको, क्योंकि उनसे अच्छा उस तंत्र को कोई जानता नहीं था, उनका प्रयोग एसपीओ के रूप में करके उन्होंने कोशिश की कि एक अपना पैरेलल मुखबिर तंत्र खड़ा किया जाए, एक अपना पैरेलल प्रतिरोध तंत्र खड़ा किया जाए, जिसमें वो सफल हो रहे थे। लेकिन तब ये जो लिखने वाले लोग हैं, ये जो पीआईएल दाखिल करने वाले लोग हैं, जिनका जिक्र माननीय गृह मंत्री जी ने इस समय लोकसभा में भी किया, आप उलट देखिए कि बाद में क्या हुआ कि सरकार ने उसको कानून बना के, छत्तीसगढ़ सरकार ने लीगलाइज किया और डीआरजी का गठन किया। डीआरजी में केवल सरेंडर्ड माओइस्ट नहीं और भी लोग सम्मिलित हैं, वो एक कंपोज्ड फोर्स है। लेकिन यही डीआरजी एसपीओ के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल रही, सफल रही, और डीआरजी का वैसा विरोध हुआ भी नहीं। पीआईएल जरूर डाली गई, लेकिन कोर्ट ने इस बार पीआईएल को खारिज कर दिया। और ये डीआरजी इतनी ज्यादा सफल हुई कि जब वसवराजू जब मारा गया तो उसकी एक डायरी मिली। उस डायरी में लिखा हुआ था कि प्रिय कॉमरेड, जहां छुप जाओ, डीआरजी आपको मार देगी। तो डीआरजी का खौफ इतना अधिक था। तो क्या अंतर आया एसपीओ से डीआरजी तक? ये वही अंतर है जहां की सरकार सफल हुई शहरी नक्सलियों को कंटेन करने में, उनकी कार्यशैली को कंटेन करने में और बंदूक को कंटेन करने में। बहुत अच्छी योजना बनाई गई थी। धीरे 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 कैंप दर कैंप 5-5 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर आगे बढ़ते 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 माड़ को चारों तरफ से घेर लिया गया। जब से बंदूक को करना, सरकार ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और इन सब चीज़ों के साथ साथ में माड़ को घेरने के बाद जब बड़े बड़े रणनीतिकार ये मानकर चल रहे थे कि जब पूरे देश भर में लड़ाई समाप्त हो जाएगी तब फोर्स अबूझमाड़ के भीतर प्रवेश करेगी और आखिरी किला अबूझमाड़ होगा। इसके उलट सरकार सबसे पहले माड़ के अंदर घुस गई और इसके कारण अबूझमाड़ जो है 2024 के बाद जो क्षेत्र लिबरेट हुए हैं माओवादियों के कब्जे से, उनमें अबूझमाड़ आरंभिक है। वहां किले पे ही सीधे किले पर हमला किया और सीधा उनका गढ़ ही ध्वस्त किया, सीधा उनका आधार क्षेत्र ही ध्वस्त किया। आधार क्षेत्र के अभाव में माओवादी लड़ाई जारी नहीं रख सकते थे, इसीलिए धराशायी हुए। कहीं क्या थुलथुली की एक बड़ी मुठभेड़ हुई, 30-35 वहाँ मारे गए। कांकेर में कई मुठभेड़ हुई, माड़ के अंदर कई मुठभेड़ हुई, गरियाबंद में कई मुठभेड़ हुई, जिसमें कि ये मैंने उन मुठभेड़ों के नाम लिए जिसमें 30-35 से अधिक माओवादी एक बार में मारे गए। उड़ीसा बॉर्डर पे हुई, गढ़चिरौली में हुई, तेलंगाना में हुई, और एक एक करके वसवराजू से लेकर के हिड़मा तक जितने भी नामचीन बड़े बड़े माओवादी थे उनको धराशायी कर दिया गया या कई लगातार सरेंडर कर दिए। चाहे वो रुपेश हो, चाहे वो वेणुगोपाल हो, चाहे वो रामधर हो, चाहे वो अभी देवजी हो, है ना, ये जितने भी बड़े नामचीन थे, इन सब ने फिर आखिरकार में यही सोचा कि ये आखिरी रास्ता है, या तो जी लिया जाए। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि जब तक बंदूक इन बड़े नक्सलियों की कनपट्टी तक नहीं पहुंची थी, तब तक इस लड़ाई को जारी रखने का झूठा दंभ उनके पास था। जब माड़ के अंदर फोर्स घुस गई और बंदूक उन बड़े नक्सलियों की कनपट्टी तक पहुंच गई जो 5 लेयर 6 लेयर सुरक्षा में रहते थे, जब उनका महासचिव सुरक्षित नहीं रहा, जब उनके पोलित ब्यूरो सुरक्षित नहीं रहे, जब उनके सेंट्रल कमेटी और स्टेट कमेटी सदस्य सुरक्षित नहीं रहे और धड़ाधड़ मारे जाने लगे, तब हड़बड़ाहट बढ़ी और तब तेजी से सरेंडर बढ़ा और समानांतर रूप से लिखने वाले दहशत में आ गए। मैंने वेणुगोपाल से पूछा कि आज क्या परिस्थिति बदल गई है, ये लोग कहाँ हैं? जब आप मारे जा रहे हो, जब आप सरेंडर कर रहे हो, जब आप गिरफ्तार हो रहे हो, जब आप समाप्ति के पर पहुंच गए हो, तब ये शहरी नक्सली कहाँ हैं? तब उन्होंने मेरी तरफ देख करके वेणुगोपाल ने कहा था कि माओवाद का भी अर्थतंत्र है, ये ऐसे ही तो जंगल के भीतर नहीं आते होंगे, हम उनको बुलाते होंगे तभी आते होंगे, और आज के दौर में मुफ्त में कौन काम करता है? तो वो इकोनॉमिक्स है जो जंगल के भीतर बंदूक से लेकर के शहर के भीतर कलम तक विद्यमान रही है। और ये पूरी की पूरी बातचीत मेरी इस किताब में विद्यमान है, डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्डेड है मेरे पास।
जहां पर इस पूरे अर्थतंत्र और भी बहुत सारी बातों का इस किताब में जो शहरी नक्सल तंत्र है उसका बहुत व्यापक रूप से खुलासा हुआ है। मैं आपको बता रहा था कि वो एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी अबूजमाड़ का एक लड़का, उसको ड्राइविंग सिखा करके कलकत्ता में पदस्थ किया गया और वो वहां पर गाड़ियां चलाता था। और ये बड़े बड़े शहरी नक्सली जो कि जल जंगल जमीन की बात करते हैं, उनके लिए वहां BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां चलाता था, क्योंकि ये जल जंगल जमीन की बात करने वाले छोटी मोटी गाड़ियों में चल नहीं सकते थे। तो इस देश में ये जो पूरे पूरे नैरेटिव्स हैं, जिसको कि एक दौर से कलम ने फैलाया और दूसरे तौर से बंदूक उस बात को जस्टिफाई करते रही कि हम आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, हम तो क्या कहना चाहिए, लोगों की के हक और हकूक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जल जंगल ज़मीन के नाम पे जो लड़ाई चल रही थी, एक और चीज़ मैं आपसे, क्योंकि आपने कई लोगों से बातचीत की है जो नक्सली भी रहे हैं, जो अमित शाह जी ने एक बात जो कही है कि गरीबी की वजह से नक्सलवाद नहीं फैला बल्कि नक्सलवाद की वजह से गरीबी फैली। ये उन्होंने इसलिए कहा कि इंदिरा गांधी पर नक्सली विचारधारा को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है, और वो उन्होंने इसी का उत्तर देते हुए कहा कि गरीबी के आपने तर्क दिया था कि इसकी वजह से। आप जब मिले इन सब लोगों से जो नक्सली रहे हैं या जिन्होंने छोड़ दिया है, क्या वो इस बात से सहमत है कि गरीबी की वजह से नक्सलवाद नहीं फैला, नक्सलवाद की वजह से गरीबी फैली है? बिल्कुल। इसको थोड़ा सा घुमा करके मैंने अपनी किताबों में या अपने नैरेटिव्स में हमेशा कहा है कि किसी भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण माओवाद नहीं आया, बल्कि माओवाद के कारण सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट हुए हैं। बस्तर परिक्षेत्र में माओवाद इसलिए नहीं आया कि वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट किया या वहाँ के लोगों को माओवाद को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बंदूक उठाना था, बल्कि आंध्र में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में अपने अपने तौर तरीके से लड़ाइयाँ हो रही थी। लेकिन वहाँ पर 2005 से पहले चंद्रबाबू नायडू बहुत एक्टिव थे। चंद्रबाबू नायडू ने लगभग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर्स पे ये तय कर लिया था कि माओइज्म को मेरे यहाँ से खत्म करना है, और बहुत बड़ी संख्या में उस दौर पे कैडर मारे गए, और तब वो बस्तर की तरफ ये पूरे के पूरे कैडर का पलायन हुआ। आल्दो ये पहले 90 के दशक में बस्तर को चिन्हित कर लिया गया था, गढ़चिरौली को चिन्हित कर लिया गया था कि ये एक ऐसा एरिया है जहां ये आराम से सुरक्षित रह सकते हैं। माड़ क्षेत्र तो बिल्कुल प्रशासन विहीन और जंगलों से भरा पड़ा था, वहां पर वो आराम से प्रवेश कर गए। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने चयनित किया, चुना, और इन क्षेत्रों में सड़कें बंद, जो स्कूल थी उनको नष्ट कर दिया गया, जो क्या कहना चाहिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी डेवलपमेंटल वर्क थे, सारा स्टाल पे चला गया, खत्म हो गया। लोग वहाँ पर आ नहीं रहे थे काम करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि जहाँ रोजगार नहीं, जहाँ कोई किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं, जहाँ लोग काम करने से घबराएं, जहाँ पर किसी की पोस्टिंग हो जाए तो वहाँ से ट्रांसफ़र कराने के लिए जो है घबराता रहे, जी जान लगा दे, जहाँ सड़कों पर चलने में लोगों को डर लगे कि अगला कदम मेरा किसी बारूदी सुरंग पर तो नहीं पड़ रहा, किसी IED पे तो नहीं पड़ जा रहा, जहाँ किसी स्पाइक होल में तो मैं नहीं गिर जाऊंगा, मैं कल जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा। ऐसी परिस्थितियों में आप ये मान के कैसे मान सकते हैं कि वो क्षेत्र विकसित होगा, आगे बढ़ेगा? तो स्वाभाविक बात है कि वो क्षेत्र पिछड़ेगा, पिछड़ता चला जाएगा, और बस्तर और इस तरीके के जो जनजातीय क्षेत्र हैं जहां माओवादी रहे, और इन्होंने जानबूझ के जनजाति, देखिए जब वामपंथ का जब चरम था तब इन्होंने मजदूरों को केंद्रीकृत किया, लेकिन धीरे धीरे मशीनें आई और मजदूर उस तरीके से संगठित नहीं हो पाए। दुनिया भर में ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी संख्या में मजदूरों की जगह मशीनों ने ले ली। तब इन्होंने किसानों को केंद्र में लिया। किसानों के साथ भी ये हुआ कि धीरे धीरे दुनिया तेजी से आगे बढ़ी, मशीनें आई, लोगों का काम कम हुआ, परिवार का सदस्य एक किसानी करता था तो 4 व्यवसाय सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट में, टर्शियरी एम्प्लॉयमेंट में चले गए, परिवार का व्यवसाय बढ़ने लगा। तब किसान भी उस तरीके से उनके लिए संगठित शक्ति नहीं रहे जिनके पृष्ठभूमि में वो अपनी लड़ाई लड़ सके। तब उनको आदिवासी बेल्ट मिले, तब उन्होंने आदिवासी बेल्ट को टारगेट किया कि वो बेल्ट ऐसा है जो जंगलों के भीतर है, वहाँ के लोगों को अगर हम लक्षित करते हैं तो वो हमारी लड़ाई को कायम रख सकते हैं। और अगर ये जनजातीय क्षेत्रों से छूटे तो इनके पास चौथा ऐसा कोई समूह मेरे दृष्टि में तो नहीं आता जिनकी पृष्ठभूमि में, जिनके पीछे लड़ेंगे। और जो कलम वाले जो माओवादी हैं वो तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बंदूक लेकर के लड़ना उनके बस की बात नहीं है, अन्यथा वो तो जंगल के भीतर होते। उनको तो चाहिए था निरीह लोग जो बंदूक लेकर के मारे जाते रहे और ये अपनी मैंने आपको बताया कि BMW चाहिए और मर्सिडीज चाहिए, ये अपनी इत्मीनान और आराम की जिंदगी जीते रहे। जल जंगल जमीन की लड़ाई करने वालों के पचमढ़ी के बंगले जगजाहिर हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि जब बात हम कर रहे थे कि कांग्रेस के समय में भी हमने देखा कितने नक्सली हमले होते थे, हमारे सुरक्षा बलों ने किस तरह से जान गई, JNU में जश्न मनाया गया,
महेंद्र कर्मा जी की मैं बात इसलिए कर रही थी क्योंकि कांग्रेसी थे वो, और उन्होंने सलवा जुलूम जैसा एक आंदोलन चलाया था जिसमें जो गांव के लोग हैं उनको बचाव के लिए हथियार दिए गए थे। उसके बावजूद आपने खुद बताया कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सली हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी नक्सल समर्थकों के साथ देखे जाते हैं, चाहे उनकी भारत जोड़ो यात्रा अगर हम देखें जिसमें कई नक्सल फ्रंट से जुड़े हुए लोग थे जो कि रिकॉर्ड में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि हवाई बातें हैं, ऐसे में क्या नक्सल जो कलमधारी नक्सलियों की बात कर रही हूँ उनकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी क्यों उनको लगती है? क्योंकि राहुल गांधी के आसपास अक्सर ये कहा जाता है और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बोला है, इसकी वजह क्या है? देखिए, इस तरीके की जो विचारधारा है बिना राजनीतिक प्रश्रय के आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। तो इस राजनीतिक प्रश्रय को उनको जहां पर भी सॉफ्ट कॉर्नर मिलेंगे, जहां पर भी लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये मानवतावादी हैं और क्या कहना चाहिए, इनका जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव है। विनायक सेन, ऐसे लोग जो कि कन्विक्टेड हैं, जिनको कि अदालत ने दोषी बना दिया है, करार दिया है, वो हमारे देश के नीति निर्माता बन गए थे। इस तरीके की जब परिस्थितियां माओवादियों को, माओवादी समर्थकों को, अर्बन नक्सलियों को, नक्सल कोरियर्स को, नक्सल कैडर्स को मिलेंगी तो स्वाभाविक बात है कि उनको अपना अस्तित्व नज़र में आएगा। ये उनके शहर में विस्तार करने के तौर तरीके का हिस्सा ही है। यही बात जब निर्णायक लड़ाई लड़ने के बारे में केंद्र सरकार ने सोचा तो उन्होंने इन्हीं अड्डों को बंद किया है। इन्होंने उन लोगों को एक्सपोज किया जो लोग अपने आप को सफ़ेद पोश रखते हुए दुनिया के पैरोकार या लड़ाई के पैरोकार या क्रांति के पैरोकार अपने को बताते रहे। ये एक्सपोज हुआ कि ये लोग असल में क्रांति के पैरोकार नहीं, असल में ये निर्मम हत्यारे ही हैं। ये अलग पिछली बार मैंने बात की थी कितने घृणित तरीके से वो हत्या करते हैं। हमने ये भी बोला था आईसिस के आतंकवादी ऐसा नहीं मारते हैं जिस तरह से वो हत्याएं करते हैं। बिल्कुल, नक्सलियों के हत्या करने का तरीका जितना क्रूर है उतना भयावह तरीका तो बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों में नहीं है, जहां की वो बिना धार वाले हथियार से गला रेत रेत कर हत्या करते रहे, क्योंकि उनको अपने कैडर को डरा करके रखना था कि अगर तुम मुखबिर बन जाओगे, अगर तुम हमारा साथ छोड़ करके निकल जाओगे तो यह हश्र तुम्हारा भी होगा। ग्रामीणों को डरा करके रखना था कि अगर तुम हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो कल के दिन तुम्हारा भी हश्र यही होने वाला है। और इसके कारण उनके हत्या करने का तरीका बहुत ही निर्मम और दर्दनाक रहा है, क्योंकि उनको चीखें उनके लिए काम करती थी, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक काम करती थी। इसलिए वो उन चीखों के माध्यम से एक दहशत का वातावरण गांव ग्रामीणों के बीच और अपने कैडर के बीच भी। आज कई कैडर्स जो उन्होंने आत्मसमर्पण किया, उनसे अगर पूछो कि भाई जब तुम्हारा मोहभंग हो गया था तब तुम भागे क्यों नहीं, निकले क्यों नहीं, बाहर क्यों नहीं क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर पकड़ लिए जाते तो जीवित नहीं रहते। तो हमारे पास विकल्प यही था कि भले ही आप असंतुष्ट हो, भले ही आप इनकी बंदूक ना उठाना चाहते हो, भले ही आप किसी क्रांति के लिए इस संगठन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, भले ही आपकी अपनी विचारधारा अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ करना है, लेकिन आपको माओवादियों के साथ रहना पड़ेगा, उनके पीछे जाना पड़ेगा, उनकी बंदूक उठाना पड़ेगा और सामने से गोली आएगी तो मर भी जाना पड़ेगा। अन्यथा वो आपको चिन्हित कर लेंगे, मुखबिर बता देंगे और इस बुरी तरीके से मारेंगे कि ऐसी मौत कल्पना से भी परे है। तो इसलिए मानवाधिकार जैसे बड़े बड़े जो शब्द हैं, जिन आप आश्चर्य करेंगे, गांधी विद द गन्स बताने वाले भी हमारे देश के लेखक ही हैं। इनसे कोई पूछे, अरुंधति राय ने किताब लिखी है वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, आउटलुक में भी बड़े उससे पब्लिश हुआ था। उसमें वो एक लड़की का जिक्र करती है जो बताती कि ये जो है वो बारूदी सुरंग में जो है लोगों के जो चिथड़े उड़ते हैं वो उसको ऐसे वीडियो देखना पसंद करती है। आश्चर्य है कि इस लेखिका ने उस लड़की को बैठा करके उससे ये क्यों नहीं पूछा कि अरे वो कौन लोग हैं जो तुमको ऐसे वीडियो दिखाना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं और उनका ऐसे वीडियो तुम्हें दिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है। हो सकता है कि तुम्हारी उम्र कम है और तुम इस तरीके की चीजों को देख करके अंदर से किसी तरीके की भावनाओं में बह रहे हो, लेकिन वो कौन लोग हैं जो तुम्हारे मनोविज्ञान से खेल रहे हैं? क्या एक लेखक का कर्तव्य ये नहीं है? उलट अपनी किताबों में ऐसी घटनाओं को, ऐसी चीजों को महिमा मंडित किया जाता रहा है।
यही इस देश के कथित बड़े बड़े वामपंथी लेखकों की क्रूरतम और नग्नतम सच्चाइयां हैं। इनको भी देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि माओवाद विचारधारा के तौर पर भी समाप्त हो, तो आज जितना ये कुचल दिए गए हैं उससे अधिक इनको कुचले जाने की जरूरत है। क्योंकि मैं वही कहा कि कांग्रेस से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सितंबर 2025 में ये भी कहा था कि नक्सलवाद एक फिलॉसफी है और इसको फोर्सफुली खत्म नहीं किया जा सकता। और यही सवाल मैं आपसे जो मैं पूछ रही थी ना, जब हम हिडमा के लिए इंडिया गेट पे इसी सरकार के दौरान जब इतनी सख्ती की गई है, नारे लगाते हुए देखते हैं, उस वीडियो को राहुल गांधी जैसे कांग्रेसी नेता जो कि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो उसको ट्वीट करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि नक्सली तो मर रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, आत्मसमर्पण करें। विचारधारा का क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि अनुकूल परिस्थितियां देख के वो फिर से उभर सकते हैं अगर ये विचारधारा खत्म नहीं की जाए, और इसका क्या सोल्यूशन है? और साथ ही ये भी बताइएगा, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, क्या उन्होंने डर के आत्मसमर्पण किया या उनकी विचारधारा भी बदली होगी? ये तीनों बड़े अलग अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली चीज ये कि एक माओवादी तंत्र को एग्जिस्टेंस में रहने के लिए, अस्तित्व में रहने के लिए उनको एक आधार क्षेत्र की जरूरत होती है। अब चूंकि माड़ क्षेत्र जो है, जहां वो 4 दशक से छिपे हुए थे, उनको उसके इर्द गिर्द अपने आप को एक तरीके से राजधानी बनाकर उसके इर्द गिर्द से वो अपनी पूरी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। बंदूक का डर वहां दिखाते थे और देश भर में नक्सलवाद को लेकर के एक माहौल बनाया जाता था। आधार इलाके के समाप्त होते ही उनके लिए अपना सुरक्षित ठिकाना समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में बंदूक से लेकर के फिर से पनपने वाला माओवाद कम से कम अगले कई दशक तक तो संभव ही नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि वेणुगोपाल ने जो स्पष्ट सच बताया कि कलम वाले माओवाद का भी एक अर्थतंत्र विद्यमान है, और ये अर्थतंत्र जंगल के भीतर संकलित की जाने वाली कैश इकोनॉमी से संचालित हो रहा था या विदेश से आने वाले जो फंडिंग है उससे संचालित हो रहा था। सरकार ने दोनों को बहुत अच्छी तरीके से कर्टेल किया है। ऐसी स्थिति में उस तरीके से इसीलिए आज लिखा नहीं जा रहा है, अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक और पूरा माओवाद समाप्त हो गया और दूसरी ओर अखबार सुने। कोई मानवाधिकार आयोग तक नहीं पहुंचा, कोई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचा, कहीं यूएन में चर्चा नहीं हुई, कहीं ब्रिटेन के सड़क पे झंडा लेकर के कोई नहीं खड़ा हुआ, कहीं कनाडा में कोई मानवाधिकार हनन हो रहा है इसको लेकर के बोलने के लिए नहीं आया, कोई दिल्ली में नहीं खड़ा नहीं हुआ, जंतर मंतर पे ये बात नहीं हुई। उलट इस बार नक्सल पीड़ितों ने भी अपनी आवाज बुलंद की, वो आए, उन्होंने जंतर मंतर पे अपनी बात रखी, वे माननीय गृह मंत्री जी के घर गए, वहां जाकर के उन्होंने अपनी परिस्थितियां दिखाई कि वे कैसे हैं, किस परिस्थिति में रह रहे हैं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी का जो आंखें नहीं, कोई बोल नहीं पा रहा। इन सब परिस्थितियों, घटनाओं को उन्होंने गृह मंत्री जी के सामने रखा और माननीय राष्ट्रपति जी की महोदया के पास गए। बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ बता दूं सारे दर्शकों को कि पांचजन्य ने उन सभी पीड़ितों से बातचीत भी की थी, और हम छत्तीसगढ़ भी गए थे कॉन्क्लेव में, राजीव जी हमारे साथ थे, वहाँ पर भी हमने कई पीड़ितों को बुलाया था। अभी तक ये होता था कि जो माओवादी होते थे उनकी कहानियाँ उन्हें जो है प्रताड़ित बताकर, ये जो अर्बन नक्सल हैं कहानियाँ लिख लिख कर उन्हें महान बताते थे, प्रताड़ित बताते थे, उनके लिए मानवाधिकार की मांग करते थे। लेकिन जिनके साथ हुआ है उनकी तकलीफ सुनने वाला, देखने वाला कोई नहीं होता था। लेकिन इस बार पिछले 2 साल में वो लोग सामने आए हैं, उन्होंने बताया कि बिना किसी गलती के उनका जीवन, उनका परिवार, उनका गांव, उनकी ज़मीन सब कैसे बर्बाद कर दी इन माओवादियों ने। जब वो आवाज़ दुनिया तक पहुंची तो एक दबाव उन लोगों पर भी बना जो हमेशा नक्सलियों को, माओवादियों को हीरो बनाने की कोशिश करते थे। दुनिया ने ये देखा कि ये हीरो नहीं, ये विलन है, इन्होंने कितनी मासूम जिंदगियां बर्बाद की हैं। और इसीलिए शायद अब ये कहा जा रहा है कि दोबारा इस तरह से सर उठाना उनके लिए संभव नहीं होगा, कम से कम इस सरकार में। और अनुकूल परिस्थितियों की जो मैं बात कर रही थी ना, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति रहेगी तब तक माओवाद दोबारा सर नहीं उठा सकता, ये बिल्कुल तय बात है। और रही बात, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि राजीव जी ने उन समस्त लोगों से बात की। कितने इसमें आपने वो लिए हैं इंटरव्यूज? मेरा सैंपल साइज था 100 माओवादियों से बात की है, जिसमें 75 को हमने आंकड़े में इस्तेमाल किया है और 25 साक्षात्कार हैं जो अलग अलग दृष्टिकोण को माओवाद के सामने रखते हैं। ऐसे कुल 100 साक्षात्कारों के माध्यम से माओवादियों की जुबानी ही माओवाद को समझने की इसमें कोशिश है। तो तेरा राज नहीं आएगा, ये अमेज़न पे अभी उपलब्ध है या? ये नहीं, अभी इस किताब का विमोचन नहीं हुआ है। ये किताब की डमी कॉपी है जो अभी इस समय आपके हाथ में है, और इस किताब का विमोचन बहुत जल्दी
अभी वो होने जा रहा है। और ये मुझे ये लगता है कि माओवाद को लेकर के अगर 100 सवाल हैं तो ये किताब तेरा राज नहीं आएगा रे 110 सवालों का उत्तर है। और आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो तेरा राज नहीं आएगा रे, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति एक पूर्व माओवादी अर्जुन ने दी है। उसने एक गीत लिखा था कि आदमी आदमी की हत्या करने से राज नहीं आएगा रे, तेरा राज नहीं आएगा रे। आत्मसमर्पण करने के बाद उसने अपनी ग्लानि को वो माओवादियों का कवि रहा है, और बाहर आने के बाद उसने अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को, और उस पूरी जो लड़ाई है जिसको लड़ करके वो बाहर आया था, उसके हार जाने को अभिव्यक्त करते हुए उसने लिखा था कि तेरा राज नहीं आएगा रे। तो जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी वो जानते हैं कि अब ये राज कभी आने वाला है ही नहीं। इसलिए हमको अपनी सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी समस्या, ये कितनी बड़ी समस्या थी, इस बात को आप मतलब कई दशकों तक होने वाले बड़े बड़े युद्धों में इतनी हत्याएं नहीं होती, इतनी जानें नहीं जाती जितनी माओवादियों ने बस्तर क्षेत्र में, गढ़चिरौली क्षेत्र में, मलकानगिरी क्षेत्र में ले ली हैं। और आश्चर्य ये कि इन हत्याओं के बारे में कलम वालों ने खामोशी बनाए रखी। गृह मंत्री जी ने कहा ही ना कि कौन लिखेगा जिनके हाथ चले गए उनके बारे में, कौन लिखेगा उस लड़की के बारे में जिसकी नेल पॉलिश पर पहली बार, जिसके नाखून पर जब पहली बार नेल पॉलिश रखी तो वो भावुक हो गई। ये मानवाधिकार के वास्तविक हनन है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन तो कभी जिया ही नहीं था। जब मुख्य धारा में लौटे हैं तब उन्हें पता चला है कि ये हमारा जीवन है, यहाँ हम सुरक्षित हैं, यहाँ हम वो कर सकते हैं जो हम करने के लिए, जो हमारे मन की इच्छा है। वास्तव में ये आज़ादी है, हम जिसके लिए लड़ रहे थे, लड़ाए जा रहे थे, झोंक दिए जा रहे थे कुछ शातिर लोगों द्वारा, दरअसल वो किसी किस्म की लड़ाई थी ही नहीं। तो वो जल जंगल जमीन के, अब मुझे अब लगता है कि जिस तरह से हमने जाके भी देखा है छत्तीसगढ़ में विकास के जिस विषय को लेके इनको बरगलाया गया था, आज की परिस्थिति देखिए। जब नक्सलवाद वहाँ पे था तो वो कितने पिछड़े हुए थे, और अब जब विकास की धारा वहाँ बह रही है तो आत्मविश्वास कितना बढ़ा है वहाँ के लोगों का। जब वो दुनिया से जुड़े हैं तो उन्हें पता चला है कि दुनिया में होता क्या है और एक व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है। सिर्फ हिंसा करना नहीं होता, एक गाँव के साथ साथ आप शहर में वो पहुँच रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर आप सभी को कहूँगी, अगर आप सबको नक्सलवाद के बारे में जानना और समझना, और क्योंकि मैं जानती हूँ राजीव जी को, इतने वर्षों से उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया इस विषय को लेकर और कई पुस्तकें लिखी हैं, और ये पुस्तक जो है इसमें आप पढ़कर आपको प्रामाणिक तौर पे इसलिए पता लगेगा क्योंकि जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि सीधे उन्हीं लोगों से बात की है जो इस जाल में फंसे थे, इस नक्सलवाद में फंसे थे, और वहाँ से वो निकल कर आए हैं। उनकी कहानियाँ क्या हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। जल्दी जब बुक रिलीज़ होगी तो आप इसको पढ़िएगा। लेकिन ये बात सही है कि अब भारत नक्सल मुक्त हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये इतिहास में लिखा जाएगा कि अगर आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो देश की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद, जिसने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था, उसे ख़त्म भी किया जा सकता है। ये कोई ऐसा इम्पॉसिबल काम नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है अगर आप करना चाहें तो। राजीव जी आप आए, आपने चर्चा की इस पर, हमसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।